हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 20 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद सेना में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपियों के अनुपात को कम किया गया। सैनिकों के बीच सांप्रदायिक, जनजातीय और क्षेत्रीय निष्ठा को प्रोत्साहित किया गया। भारतीयों को अधिकारी स्तर के सैन्य कोड से बाहर रखा गया। 1857 के बाद भारतीय सेना को सावधानीपूर्वक पुनर्गठित किया गया है और सेना में भारतीयों की तुलना में अब यूरोपीय लोगों का अनुपात बढ़ा दिया गया है। कम नहीं किया गया बल्कि ये बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा यूरोपीय सैनिकों को महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों और मुख्य सैन्य पदों पर रखा जाने लगा था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इन्होंने अब जो भारतीय सेना का गठन किया है, संगठन किया है, वो डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि विभाजन और शासन की नीति के सिद्धांत पर आधारित है, ताकि जो ब्रिटिश विरोधी विद्रोही हैं वो फिर से एकजुट ना हो पाए। और इसी वजह से सांप्रदायिक, जातिगत, जनजातीय और क्षेत्रीय वफादारी को प्रोत्साहित किया गया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। भारतीयों को अधिकारी वर्ग से यहां पर बाहर रखने की जो नीति है, इसका सख्ती से पालन किया गया है और 1914 तक किसी भी भारतीय की नियुक्ति सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं की गई है। 1940 तक यहां पर यह स्थिति रही है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति सूबेदार से ऊपर के पद पर नहीं गया है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका सेकंड और थर्ड कथन सही है, तो आपका सही आंसर है पहले का सी, केवल 2 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, आपको बताना है। व्यापार संघ अधिनियम 1926 ने व्यापार संघों को उनकी कार्यविधियों के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान की। श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 ने कुछ सार्वजनिक सेवाओं में हड़ताल को अवैध घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय व्यवसाय संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो आपका व्यवसाय संघ है, यानी व्यापार संघ अधिनियम है 1926 वाला, इसने व्यवसाय संघों की गतिविधियों को नागरिक और आपराधिक गतिविधियों की परिधि से इसमें बाहर रखा गया, इसके तहत। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, लेकिन उनको कुछ राजनीतिक गतिविधियों के लिए कुछ सीमाएं भी उनकी तय की गई हैं। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 ने सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि डाक, रेलवे, जल और विद्युत संभरण में उस समय तक हड़ताल नहीं की जा सकती थी जब तक प्रत्येक श्रमिक लिखित रूप से एक मास की पूर्व सूचना प्रशासन को ना दे दे। तो यहां पर यह कंडीशन भी इन्होंने लगा दी है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन यहां पर सही नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय व्यवसाय संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ये गलत है। लाला लाजपत राय को एटक का प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल को प्रथम महासचिव चुना गया था। यानी जो लाला लाजपत राय थे, ये इस संगठन के पहले अध्यक्ष थे और यहां पर दीवान के रूप में चमनलाल को, यानी दीवान चमनलाल को प्रथम महासचिव इसका चुना गया था। तो यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का ए, केवल 1 और 2। तीसरा प्रश्न है आपका, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, आपको बताना है। ताना भगत आंदोलन, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह और यहां पर है नायकड़ा आंदोलन। देखिए, यहां पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर के कोल आदिवासियों का विद्रोह था और इसका नेतृत्व वर्ष 1831 में बुद्धो भगत ने किया था। यानी ये कोल विद्रोह जो है 1831 में एक बुद्धो भगत नाम का एक व्यक्ति है, कोल व्यक्ति है, इसने ये विद्रोह किया है। इसके बाद बात आती है नायकड़ा आंदोलन की। तो ये आंदोलन जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में 1860 के दशक में उभरा था, 1860 में उभरा था और यह आंदोलन अंग्रेजों और उच्च जाति के हिंदुओं के विरुद्ध था। अब इसके बाद बात आती है आपकी ताना भगत आंदोलन की। तो ताना भगत आंदोलन वर्ष 1914-15 में छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और उरांव जनजातियों के बीच उभरा। यानी कि 1914-15 के बीच में, 14 और 15 के बीच में जो है, किन किन के बीच में, मुंडा और उरांव जनजातियों के बीच में ये वाला आंदोलन उभरा है। वहीं अगर बात करें रंपा विद्रोह की, तो रंपा विद्रोह का नेतृत्व 1916 में आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में किया गया था। यानी कि ये 1916 की बात है, ठीक है।
और इसको करने वाले व्यक्ति हैं यानी अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था ये। तो यहाँ पर आप इसका क्रम अब लगा लीजिए, यानी सबसे पहले नंबर पर आपका कोल विद्रोह है, सेकंड नंबर पर उसके बाद नायकड़ा है, उसके बाद ताना भगत है और उसके बाद आपका रंपा है। यानी कि यहाँ पर आपका क्रम बन जाएगा 2, 4, 1 और 3। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर तीसरे का भी 2, 4, 1, 3। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? एक तरफ भारत के वायसराय हैं, दूसरी तरफ कार्यकाल के दौरान उनकी महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरण, लॉर्ड विलिंगडन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा, लॉर्ड लिट्टन, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम का निरसन, लॉर्ड रीडिंग, चौरी चौरा जनाक्रोश। देखिए लॉर्ड, यहां पर बात हो रही है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय की, तो इनका जो कार्यकाल है वो 1910 से लेकर 16 के मध्य रहा है। इनके कार्यकाल में जो आपकी राजधानी है इसका कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरण किया गया है, यानी 1911 में जो आपकी राजधानी है भारत की ये कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित हुई है। तो यहां पर आपका पहला वाला युग्म सही सुमेलित है। अब यहां पे दूसरे वाले युग्म की बात करें, इन लॉर्ड विलिंगडन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा, तो सेकंड वाला युग्म आपका गलत है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया है 1928 में, और 1928 में भारत दौरे के दौरान लॉर्ड इरविन, ना कि विलिंगडन, यानी लॉर्ड इरविन जो है वो भारत के वायसराय थे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन युग्म जो है ये गलत हो जाएगा। यहां पर लॉर्ड इरविन है साइमन कमीशन की भारत यात्रा के दौरान। बात करते हैं यहां पर लॉर्ड लिट्टन की, तो देखिए लॉर्ड लिट्टन में बताया गया वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम का निरसन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1882 में हटाया गया है 1882 में, और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे, ना कि लिट्टन, यानी लॉर्ड रिपन जो है उस समय ये वायसराय हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी गलत है। चौथा वाला आपका युग्म बिल्कुल सही है, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल है वो 1921 से लेकर 26 तक रहा है, और लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में चौरी चौरा कांड के बारे में आपने सुना होगा, 5 फरवरी 1922 की ये घटना है गोरखपुर के निकट। तो ये जो कांड हुआ है वो इनके समय में ही हुआ है। तो यहां पर आपका चौथा वाला युग्म ही सही है। यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का भी केवल 1 और 4। पांचवा प्रश्न है आपका, रामोसी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? रामोसी आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में बसी पहाड़ी जनजातियां थी। मराठों की हार के बाद उनकी आजीविका समाप्त हो गई क्योंकि मराठों ने ही उन्हें सेना में भर्ती किया था। अंग्रेजों ने रामोसी जनजातियों के प्रति सामान्यतः शांतिवादी नीति का पालन किया। देखिए आपका पहला वाला कथन यहां पर सही नहीं है। रामोसी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियां हैं, ना कि पूर्वी घाट में बसने वाली पहाड़ियों पर जनजातियां। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। ब्रिटिश द्वारा मराठा क्षेत्रों के राज्यहरण के उपरांत जो आपके रामोसी लोग हैं इनकी आजीविका समाप्त हो गई क्योंकि उन्हें मराठाओं द्वारा अपनी सेना में भर्ती किया जाता था और यही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। तो यहां पर सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है, मराठाओं के पतन के बाद उनकी आमदनी का स्रोत समाप्त हो गया था। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है कि अंग्रेजों ने रामोसी जनजातियों के प्रति सामान्यतः शांतिवादी नीति का पालन किया। यानी ब्रिटिश, यानी आप ये देखेंगे कि यहां पर ब्रिटिश ने रामोसी लोगों के प्रति सामान्यतः शांतिवादी नीति का पालन किया था और यहां तक कि उनमें से कुछ लोगों को पहाड़ी पुलिस में भी भर्ती किया गया था। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है पांचवें का भी केवल 2 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, वर्धा प्राथमिक शिक्षा योजना 1937 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, यह साप्ताहिक हरिजन में प्रकाशित गांधी के विचारों से संबंधित लेखों की श्रृंखला पर आधारित थी। यह राधा कृष्णन आयोग द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना थी। यह शुरुआती वर्षों में मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर देती थी। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह अवधारणा जो है गांधी जी की साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला पर आधारित थी और गांधी जी का मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा ने मुट्ठी भर शिक्षित भारतीयों और जनसाधारण के मध्य एक खाई पैदा कर दी है और इससे शिक्षित भारतीयों की जो विद्वत्ता है वो अप्रभावी हो गई है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आपका सेकंड वाला कथन यहां पर सही नहीं है, यानी यहां पर लिखा हुआ है यह राधा कृष्णन आयोग द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना थी। देखिए कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में वर्धा में शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया
और इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्तावों के अंतर्गत जाकिर हुसैन समिति ने आधारभूत शिक्षा के लिए इस विस्तृत योजना का निर्माण किया, न कि राधाकृष्णन आयोग ने। यानी जो जाकिर हुसैन जो समिति है इसने इसके लिए निर्माण किया, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था गतिविधियों के द्वारा शिक्षा प्राप्त कराना था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में, यानी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के एकीकृत रूप से प्रथम 7 वर्ष तक की जो शिक्षा थी वो निःशुल्क और अनिवार्य हो, और यह शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। यहाँ पर मातृभाषा में शिक्षा देने की भी बात बोली गई थी। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। आपका सही आंसर है छठवें का बी, केवल 1 और 3। 7वां प्रश्न है आपका, घेरे की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन का निर्माण करना था। सहायक संधि घेरे की नीति का विस्तार थी। देखिए, घेरे की नीति मराठों और मैसूर के विरुद्ध वारेन हेस्टिंग के युद्धों में दिखाई देती है, और इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक बफर जोन बनाना था। सर्वाधिक खतरा मराठों और अफगान आक्रमणकारियों से था। कंपनी ने बंगाल की सुरक्षा के लिए अवध की सैन्य शक्ति का उपयोग इसके लिए किया था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। इस सहायक संधि घेरे की नीति का विस्तार थी। जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है, तो सहायक संधि की नीति इसी का विस्तार थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 7वें का सी, 1 और 2 दोनों। 8वां प्रश्न है आपका, आत्मीय सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस सभा ने युवा लड़कियों को उनके भावी पतियों को बेचने की प्रचलित प्रथा का विरोध किया। इसने लोगों की आस्था की तुलना में तर्क संगतता पर अधिक निर्भर बनाने के लिए नास्तिकता के विचार को प्रचारित किया। देखिए, ये जो आपका आत्मीय सभा है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन के द्वारा 1815 में की गई थी, और यहीं से राजा राममोहन राय ने अपने सार्वजनिक जीवन की स्टार्टिंग की थी। इस सभा ने कुलीन परंपरा के नाम पर आर्थिक स्वार्थ के कारण युवा बालिकाओं के भावी पतियों को बेचने की जो प्रथा है इसका मुखर विरोध किया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है इसने लोगों की आस्था की तुलना में तर्क संगतता पर अधिक निर्भर बनाने के लिए नास्तिकता के विचार को प्रचारित किया। ये गलत है। यानी कि जो राजा राममोहन राय हैं इन्होंने आत्मीय सभा की शुरुआत की है, और धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लगातार इन्होंने संघर्ष भी किया है। आत्मीय सभा ने मूर्ति पूजा की निंदा की है और एकेश्वरवाद की वकालत की है, लेकिन जो अनीश्वरवाद की नहीं है। अनीश्वरवाद का मतलब क्या है, इन्होंने ईश्वर को नकारा नहीं है, लेकिन एक ईश्वर में विश्वास रखा है। तो ये नास्तिक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आपका सही आंसर है यहाँ पर 8वें का ए, केवल 1। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी का लेखक है जो निम्न जातियों की गुलामी का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, सावित्रीबाई फुले, ई.बी. रामास्वामी नायकर। ज्योतिबा फुले इनका जो पूरा नाम है वो है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले है, और ये महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और लेखक थे। इन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन से लेकर स्त्रियों की मुक्ति तक कई समाज सुधार क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी लिखी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का बी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, उत्तर पूर्वी भारत के हलाम समुदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, वे तिब्बती बर्मी जाति समूह से संबंधित हैं। वे जूम खेती का अभ्यास करते हैं। देखिए, जातीय रूप से हलाम समुदाय त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत है, और ये तिब्बत बर्मी जाति समूह की कुर्की चिन जनजातियों से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जूम खेती का अभ्यास करते हैं, यानी कि हलाम विशिष्ट प्रकार के टोंग घर में रहते हैं, और ये विशेष रूप से बांस और चान घास से बने होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में खेती के अतिरिक्त ये अभी भी जूम खेती करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 10वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 11वां प्रश्न है आपका, भील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है
कौन सा कथन सही है? वर्ष 1818 में अंग्रेजों ने खानदेश की पहाड़ी जो कि भील संकेंद्रित थी पर कब्जा कर लिया। भीलों ने वर्ष 1825 में सेवाराम के नेतृत्व में विद्रोह किया। भील जनजाति मुख्य रूप से पूर्वी मराठा क्षेत्र खानदेश की पहाड़ी श्रृंखलाओं में निवास करती थी और वर्ष 1818 में इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, जिससे इस क्षेत्र में भारी लोगों का प्रवेश हुआ और इससे भीलों का जो सामुदायिक जीवन है इसको इन्होंने विस्थापित कर दिया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताया गया है कि भीलों ने वर्ष 1825 में सेवाराम के नेतृत्व में विद्रोह किया। ये वाला कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है, यानी कि वर्ष 1825 में सेवाराम के नेतृत्व में भीलों ने एक बार फिर विद्रोह किया है और 1831 तक स्थिति अस्थिर बनी रही है, जब तक कि पुरंदर के रामोसी नेता उमाजी राजे को फांसी नहीं दे दी गई है। तो तब तक ये विद्रोह चलता रहा है और आगे भी 1836 से लेकर 46 तक ये छोटे छोटे टुकड़ों में विद्रोह चलता रहा है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 11वें का सी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध और उसका मुख्य कारण, प्रथम कर्नाटक युद्ध, स्थानीय राजवंशी विवादों में हस्तक्षेप, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यूरोप में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार, तृतीय कर्नाटक युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1740 से लेकर 48 तक चला है और प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो मेन कारण है ये यूरोप में हुए आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ था। तो यहां पर पहला वाला युग्म जो है यह सम्मिलित नहीं है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से लेकर 54 तक चला है और इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है डुप्ले द्वारा अंग्रेजों को हराने के लिए स्थानीय राजाओं के विवादों में दखल देकर अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने की यहां पर कोशिश की गई थी। तो इस वजह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ है। तो सेकंड वाला युग जो आपका युग्म है ये भी सम्मिलित नहीं है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें 1758 से लेकर और ये चला है आपका कब तक? 63 तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है सप्तवर्षीय युद्ध है, यानी 7 साल तक चला है और आप ये देखेंगे इस युद्ध में वांडीवास की लड़ाई भी हुई है, यानी तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई वांडीवास की लड़ाई थी, जो कि 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास में अंग्रेजों के द्वारा जीती गई थी। तो तीसरा वाला युग्म यहां पर आपका बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सही आंसर है 12वें का सी, केवल थर्ड। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह अंग्रेजों द्वारा खूंटकारी प्रणाली को समाप्त करने के कारण उभरा था? संथाल विद्रोह, ओरायन विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भगत आंदोलन। ब्रिटिश नीतियों की शुरुआत से पहले मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों में उनकी पारंपरिक भूमि और सामाजिक प्रणाली को खूंटकारी व्यवस्था के रूप में जाना जाता था। इस व्यवस्था ने मुंडा जनजाति के लोगों को उनकी भूमि पर उनके प्रथागत अधिकारों को मान्यता दी थी और इस प्रणाली में जमींदार वर्ग जो था वो पूरी तरह से अनुपस्थित था। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर जो है वो है सी वाला, 13 का सी, मुंडा विद्रोह। 14वां प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन में श्रमिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। श्रमिकों की मांगों को कांग्रेस ने अपने संघर्ष के एक अंग के रूप में भी शामिल किया। आंदोलन के दौरान कांग्रेस गरीब किसानों के नो रेंट अभियान का समर्थन करने के लिए अनिच्छुक थी। देखिए, पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही नहीं है। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बड़ी संख्या में भागीदारी नहीं ली। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन भी गलत है। यहां पे लिखा हुआ है श्रमिकों की मांगों को कांग्रेस ने अपने संघर्ष के एक अंग के रूप में भी शामिल किया। कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने के में यह हिचकिचा रही थी और कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। तो उस वजह से सेकंड वाला आपका जो कथन है ये भी गलत हो जाएगा। यानी इन्होंने कांग्रेस ने अपने संघर्ष के अंग के रूप में इसको शामिल नहीं किया था, बल्कि ये इसे शामिल करने से हिचकिचा रहे थे। आपका तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस अधिकांश क्षेत्रों में किराया नहीं देने, नो रेंट के अभियान को समर्थन देने को इच्छुक थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है।
तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का ए, यानी केवल थर्ड। 15वां प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, इस अधिवेशन ने कांग्रेस के अध्यक्ष ने भारत के लिए एक समाजवादी आर्थिक संरचना का समर्थन किया। अगला है, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी आर्थिक संरचना का समर्थन करने के लिए यहां पर एक प्रस्ताव पारित किया। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर यहां पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि गलत है। यानी कि मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रस्ताव जो है कराची सत्र में पारित किए गए हैं। ये लाहौर अधिवेशन सत्र में पारित नहीं किए गए हैं, बल्कि कराची सत्र में पारित किए गए हैं। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 15 का ए, केवल एक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।